बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। खान साहब ने दौरा सऊदी अरब से वापसी पर सबसे पहला काम यह किया है कि अपनी किचन कैबिनेट पर मुश्तमिल अरकान से इजलास में इस बात पर मुशावरत की है कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने वाला अदालती इजाज़तनामा कैसे मनसूख कराया जाए। हम तो ये समझे थे कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब से वतन वापसी पर कौम को ये मुबारकबाद देंगे कि अरब ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो गए और उधार की रकम किसी और से उधार लेकर वापस करने का मिशन कामयाब रहा है। ख्याल ये था कि वज़ीर आज़म वापसी पर सबसे पहले कौम को अपनी कामयाबियों से आगाह करेंगे, लेकिन पता ये चला कि खान साहब को सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं शहबाज शरीफ हुकूमत के हाथ से ना निकल जाए। शहबाज शरीफ निकलते तो शायद उनका ख्याल था कि कहीं हुकूमत भी हाथ से ना निकल जाए। तो वज़ीर आज़म ने वतन वापसी पर सबसे पहले अपने वुज़रा और मुशीरान को बुलाकर पहले तो शहबाज शरीफ का मिशन लंदन नाकाम बनाने पर उन्हें शाबाश दी, ये अंदर की बात है, और उसके बाद फिर उनसे ये पूछा कि अदालती फैसले को वापस कैसे कराया जाए। यानी खान साहब की सारी तवज्जो इस बात पर है कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए। तो इसकी क्या वजह है कि खान साहब नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाए, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा दौरा सऊदी अरब के बाद सीधे काबुल जा पहुंचे, जहां से अमरीकी अफवाज के इनखला का मरहला शुरू हो चुका है। तो आर्मी चीफ का मिशन जो है वो काबुल है, लेकिन खान साहब का जो मिशन है वो शहबाज शरीफ है। अब खान साहब की दौरा सऊदी अरब की जो वाद कामयाबी की खबरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो कोई आवाम को बताया नहीं कि हुआ क्या है। तो जो सोशल मीडिया से खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक सऊदी अरब से पाकिस्तान को ज़कात और फितराने की मद में चावल मिलेंगे। अब पता नहीं इस खबर में कितनी सदाकत है, मगर हकीकत यही है कि खान साहब की 22 साला जद्दोजहद के समरात अवाम के सामने आना शुरू हो गए। तो कहने वाले कहते हैं कि कौम आटे और चीनी की लाइनों में लगी है और हुक्मरान ज़कात और फितराने की लाइनों में लगे हुए हैं। तो उस कौम के बारे में, जिस कौम के बारे में हम सब फखरी अंदाज में हमेशा ये कहते रहे हैं, बल्कि ये इंटरनेशनली कोटेड फिगर है कि पाकिस्तान में अतियात देने वाले या मुहैयर हजरात की तादाद दुनिया भर के नुमाया लोगों में, यानी पाकिस्तान उन नुमाया मुल्कों में शामिल है जहाँ के लोग अतियात सदकात देने वालों में सबसे आगे है। लेकिन यहाँ ये देखने में आया है कि खान साहब इसी कौम के लिए ज़कात और फितराना इकट्ठा कर रहे हैं। तो हुकूमत के मुखालफीन खान साहब के दौरा सऊदी अरब को आड़े हाथों ले रहे, जो ये कह रहे हैं कि खान साहब उम्रा करने गए थे या फिर कौम को शर्मिंदा करने गए थे, जबकि हुकूमत का दावा यह है कि सऊदी अरब के साथ 5 बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं, जिनमें सबसे अहम तरीन मुआहदा एक बार फिर सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का मामला है। सऊदी अरब ने एक बार फिर सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का वादा किया है। मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि पिछली बार पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ ये मुआहदा किया था या उनको ये यकीन दिलाया था कि सऊदी अरब में वो लोग जो किसी मामूली मुकदमे में कैद है उनको रिहा कर दिया जाएगा। जिनमें अहम तरीन मुआहदा सऊदी अरब की जेल में कैद उन पाकिस्तानियों का है जिनके जराइम की नोयत बहुत मामूली है, लेकिन वो सऊदी अरब की जेलों में कैद है। तो सऊदी अरब ने एक बार फिर सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का वादा किया है, जो पिछली बार भी किया गया था। जब मोहम्मद बिन सुलेमान MBS पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने खान साहब से ये वादा किया था कि वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का अमल पूरा करेंगे। जिसके बाद बड़ा मशहूर एक वो ट्विटर पे ट्रेंड भी चला था, खाला का बेटा कामरान, शायद ये पुप्पो का बेटा कामरान वापस आ गया। तो इस बार चावलों के 19,032 थैले हमें खैरात में मिल गए हैं और ये खैराती चावल पंजाब और KPK में तकसीम किए जाएंगे। 100 टन खजूर भी मिल रही है। तो इतने बड़े बड़े माहदों के बावजूद अपोजिशन इस दौरे को अल्लाह जाने क्यों नाकाम करार दे रही है। तो खान साहब के साथ के हवाले से, यानी खान साहब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि वो इस दौरे के हवाले से कौमी क़यादत को इत्मीनान मिले। बिलावल भुट्टो भी बड़े सीख पाए और कहते हैं जी वो $3 अरब जो वापस दिए सऊदी अरब को उसका भी हिसाब दे। लेकिन जो सबसे अहम काम
वो जो हमें नजर आया वो ये था कि खान साहब का जो दौरा सऊदी अरब है वो दरअसल शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश करके नाकाम बनाने की कोशिश की है। यानी शहबाज शरीफ अगर बैरून मुल्क जाने ना जाते या अदालत उन्हें जमानत ना देती और वो बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट ना पहुंच जाते तो शायद खान साहब 2-4 मुआहदे और कर लेते। लेकिन शहबाज शरीफ का भला हो कि उन्होंने खान साहब को वतन वापस आने पर मजबूर कर दिया, तो उन्होंने आते ही शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। तो खान साहब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने कानूनी मुशीरों को बुलाकर वो रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया है जिसके जरिए वो शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक सके। अब ये सवाल बड़ा अहम है कि आखिर खान साहब शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से क्यों रोक रहे हैं, वो इतने डेस्परेट क्यों है, जबकि खान साहब खुद कानून और अदालतों की बड़ी तारीफ करते रहे हैं, उनकी बात करते रहे कि और ये भी कहते हैं कि अदालत जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। लेकिन इस बार वो और उनके जो वजीर और मुशीरान है वो इस बात पर अड़ गए कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया, जबकि अदालत ने अपने हुक्म में वाज़ेह तौर पर यह बता दिया कि शहबाज शरीफ पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और वो पहले भी बैरून मुल्क जाते रहे और जाकर वापस आते रहे और शहबाज शरीफ की रिहाई और बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलने पर अब अदलिया को भी हुकूमत की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये वही अदलिया है जिसने जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था तो खान साहब और उसकी जमात ने अदलिया की आज़ादी और इंसाफ के परचम लहराए थे और उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे और ये कहा जा रहा है जी अदलिया आज़ाद हो गई है और अदलिया बड़े बड़े फैसले कर रही है, चूंकि वो फैसले खान साहब के हक में आ रहे थे। आज वही अदलिया हुकूमत की उस हमायत से महरूम होती क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि अदलिया आज वो फैसले कर रही है जो शायद हुकूमत को पसंद नहीं आ रहे, यकीनी तौर पर पसंद नहीं आ रहे, शायद की बात नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला या शहबाज शरीफ की जमानत, ये दोनों ऐसे मामला हैं जिसने तोपों का रुख अब अदलिया की तरफ कर दिया है और अदलिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी बाकायदा कंपेनें चलाई जा रही है। हैरानी इस बात की है कि अदलिया ने अभी तक इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया। ये अदलिया ही थी उस वक्त जो छोटी छोटी बातों का भी नोटिस लिया करती थी, लेकिन आज वो इन बातों का नोटिस नहीं ले रही और अपने फैसलों से ये बता रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आज ये अदलिया हुकूमत को बुरी लग रही है। तो सवाल ये कि आखिर शहबाज शरीफ इतने अहम क्यों है, क्यों हुकूमत उन्हें बाहर जाने से रोकना चाहती है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की और वापस आने की गारंटी दी थी, तो वो एक नाकाम गारंटर है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। हालांकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मसला बिल्कुल अलग अलग है। शहबाज शरीफ ने भी मुकदमात भुगते हैं और नवाज शरीफ ने भी मुकदमात भुगते हैं। नवाज शरीफ को तो चले अदालत ने 1-2 मुकदमात में सजा भी सुनाई है, लेकिन शहबाज शरीफ पर तो अभी एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ, किसी एक मुकदमे में भी वो कन्विक्ट नहीं हुए और वो 2 बार नैब की हिरासत में रह चुके हैं और कई महीने कैद में रह चुके हैं। इसके बावजूद हुकूमत शहबाज शरीफ के मामले में डेस्परेट नजर क्यों आती है। तो कहने वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ को रोकने से और उनको रोकने के लिए इतनी डेस्परेशन शो करके हुकूमत ने ये बात ये साबित कर दिया, ये इस तासुर को और मजबूत कर दिया है कि वो जो खान साहब कहा करते थे ना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चॉइस है जो खान साहब को महसूस हो रही है कि वो मुतबादिल क़यादत के तौर पे सामने आ रही है। तो उस मुतबादिल क़यादत को किस तरीके से सलब करना है या उसको कैसे कैद में रखना है। लगता है ये कि शहबाज शरीफ को रोकने का मकसद सिर्फ इतना है कि कहीं वो मुतबादिल क़यादत के तौर पर खुलकर सामने ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं और वफाकी वजीर असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं। असद उमर ने इंकशाफ किया था कि खान साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, उन्हीं से गुफ्तगू हो रही है कि आखिर असद उमर ने ये बात क्यों कही कि खान साहब किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। वॉच दिस। कि आपका इस हफ्ते जो बयान बड़ा जेर बहस रहा कि आपने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि हालात कुछ इस तरह के हैं तो वो असम्बलियां तोड़ देंगे, तो क्या ऐसी कोई चीज जेर गौर है और प्रेशर है, तो क्या प्रेशर है? फलसफे का सवाल था, क्या इमरान खान असम्बलियां तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इमरान खान जो है कुर्सी से चिपकने वाला आदमी नहीं है। इमरान खान को अगर लगेगा कि जो वो करना चाहते हैं, वो कोई भी उसकी वजह हो सकती है, उसकी वजह अगर कोई ब्लैकमेल करना चाहता है और जो भी वजह हो सकती है,
तो वो कुर्सी पे बैठने का उनको शौक कोई नहीं है, वो वापस अवाम के मैंडेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूरत है नहीं, ना कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे अभी तक कोई केस नहीं पता है। वो हर एक कनेक्ट करता है उसको वो जहांगीर तरीन की उस सिचुएशन के साथ। मैं पहले भी टीवी पे बता चुका हूं, ना मैंने जहांगीर तरीन से कोई ऐसी सुना है कि वो हुकूमत के खिलाफ काम करना चाहते हैं और अगर ये नहीं किया तो वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। ना ही ज्यादातर ये एमएनए जो हैं इनफरादी तौर पे मुझे उसके बाद मिल चुके हैं और इनका अब मुतालबा सिर्फ एक ही मेरे सामने आया है, वो ये कि जी जहांगीर तरीन साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और जाहिर है इसके ऊपर क्या, इस पर दो राय हो नहीं सकती। तो अभी तक मेरे सामने किसी ने नहीं कहा जी कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर देखिए, कोई माने या ना माने, खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक ना होता तो जिसको वो चपड़ासी ना रखने का ऐलान कर रहे थे उसे साथ ना मिलाते, जिन्हें वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया करते थे उनको अपने साथ ना बिठाते। और सबसे आम बात, इलेक्टेबल की बजाय खान साहब नौजवानों को इलेक्शन लड़वाते। लेकिन खान साहब ने हर वो काम किया जिससे ये मेक श्योर हो सके कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, उन्हें कुर्सी मिल जाएगी। तो अब अगर कोई ये सौदा बेचने की कोशिश कर रहा है कि खान साहब को वज़ारत उज़्मा से कोई रग़बत नहीं है और वो वज़ीर-ए-आज़म बनने को शौकीन नहीं है और उन्हें कोई ब्लैकमेल करेगा तो वो कुर्सी छोड़ देंगे, ऐसी बात होती तो खान साहब बहुत पहले घर बैठे होते। खान साहब वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जो खुल्लम खुल्ला जो काम ना करने का दावा करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेल ना होने का दावा करते हैं और ब्लैकमेल होते हुए नजर आते हैं। जिन्हें माफिया करार देते हैं उन्हें आम ओहदों पर भी बिठा देते हैं। तो मेरा गुमान ये है कि खान साहब असम्बलियां तोड़ने वाली बात अपोजिशन को डराने के लिए करते हैं, जो खान साहब के 5 साल पूरा कराना चाहती है। लेकिन खान साहब रास्ते में ही सियासी शहादत की ख्वाहिश भी रखते हैं। तो जितने भी लोग खान साहब को करीब से जानते हैं, जिन्होंने इस खबर पर तबसरा तजिया किया है, वो ये कहते हैं कि खान साहब असम्बलियां हरगिज नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम जरूर कर सकते हैं, कोई ऐसी लड़ाई जरूर छेड़ सकते हैं जहां उन्हें सियासी शहादत नसीब हो जाए और वो मजलूमियत कार्ड इस्तेमाल करके दोबारा इक्तदार में आ सके। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम, वो गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर और इस बात के ऊपर कि क्या शहबाज शरीफ जो है वो मुतवक्का वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हैं, उनका तबसरा तजिया क्या है, इस हवाले से ये देखते हैं। वॉच हबीब अकरम। इतना है जिन्होंने जाना है उन्होंने हुकूमत से कोई मशवरा नहीं किया और हुकूमत वालों को यही तकलीफ है कि मशवरा इन्होंने हमसे क्यों नहीं पूछा। तो भाई आपसे तो पूछना बनता ही नहीं। अब आपने जितनी नालायकियां आपसे सरजद हो चुकी हैं, अब आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब बस आप अपना टाइम पूरा करें, अब आप घर जाएं, अब आपके जाने का वक्त है। दूसरी बात जिस वजह से हुकूमत को ज्यादा परेशानी हो रही है वो ये है कि पिछली बार, मैंने कल जरा खुल के नहीं किया था, आज खुल के अर्ज कर देता हूं। पिछली बार जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त एक बात चल रही थी कि शायद अब वो वजीर आजम होंगे। कल भी आप बात बता रहे थे। और एक टुकड़ा टूट जाएगा पीटीआई से और वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन उस वक्त ये तय पाया, कुछ सारे लोगों ने मिलकर सोचा कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम नए इलेक्शन की तरफ ही चले जाते हैं। फिर नए इलेक्शन का भी डोल डाला गया था। अच्छा, वो नए इलेक्शन का डोल भी कुछ हमदर्दों की वजह से रह गया कि उसमें प्रॉब्लम कुछ और आया था। उसमें इमरान खान प्रॉब्लम नहीं थे भाई, उसमें प्रॉब्लम कुछ और था। अच्छा, अब मैं आपको पूरे तसल्ली दे रहा हूं पीटीआई वाले, अगर वो उन्हें तसल्ली आती नहीं है लेकिन पीटीआई वालों को तसल्ली रखनी चाहिए कि फिलहाल उनकी हुकूमत नहीं गिर रही। नंबर 1, शहबाज शरीफ साहब इस असेंबली से वजीर आजम नहीं बनेंगे। नंबर 2, नंबर 3, इलेक्शन 2023 में होगा। नंबर 4, इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। जितना मर्जी इसके लिए जोर
एक तरफ तो मेरे दोस्त ये कह रहे हैं कि हुकूमत के जाने का वक्त हुआ चाहता है, और दूसरी तरफ ये फरमा रहा है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। तो ये खासी कंफ्यूज कर देने वाली बात है। 2023 में अभी खासा वक्त है। इसका मतलब मेरे नज़दीक तो वही कौमी हुकूमत वाला फार्मूला है जिसके ज़रिए ये असम्बली किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगी या हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, असम्बली रहेगी और अपनी बकिया मुद्दत पूरी करेगी। तो कौमी हुकूमत ही एक ऐसा फार्मूला है। ये भी मुझे लगता है कि कौमी हुकूमत की जो तजवीज़ है वो भी एक लॉलीपॉप से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पिछले कुछ अरसे में ये तजवीज़ भी सामने आई कि अगर खान साहब को हटा दिया जाए तो एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन उसकी की जाए जो कि 5 साल का अरसा पूरा करे, 2023 में इलेक्शन हो, लेकिन जो इस वक्त हेड ऑफ स्टेट है या चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको तब्दील कर दिया जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक लॉलीपॉप से ज़्यादा कुछ नहीं है जो ऐसी सियासी जमातों को दिया जा रहा है जो हुकूमत वक्त को या हुकूमत को वक्त से पहले घर भेजने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। या फिर एक और थ्योरी है, वो थ्योरी ये कि खान साहब को लाने वाले उनसे 5 साल पूरे कराना चाहते हैं ताकि जो कट्टी कट्टा निकल रहा है कहीं वो निकलने से रह ना जाए। और अपोजिशन का एक हिस्सा भी इस थ्योरी के साथ है कि हुकूमत को 5 साल पूरे कर ही लेने दे, यानी 5 साल पूरे कर लेने दो ताकि हुकूमत 2.5 साल में जो इस तरह बुरी तरह हफ रही है, पंजाबी में कहते हैं हफना, यानी सांस फूल गई हो, तो जिसकी 2.5 साल में इस तरह सांस फूल रही हो और जिसे इस बात की तवक्को हो कि उनकी हुकूमत को वक्त से पहले ही चलता किया जाएगा, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे होंगे ना कि 2-2.5 साल तो हमने गुजार लिए, अब लड़ाई लुड़ी करेंगे, हुकूमत चली जाएगी, हम लड़के फिर आ जाएंगे कि देखे और हमें ये हो गया वो हो गया, तो उनके लिए हरगिज अच्छी खबर नहीं। क्योंकि उन्हें मजीद 2-2.5 साल काम करना पड़ेगा और कम जवाना दी मौत है, तो 2.5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। अब तो इतना वक्त भी नहीं रह गया कि कोई कारनामा कर सके, क्योंकि होती है किसी भी प्रोजेक्ट की आप प्लानिंग करते हैं, फिर उसके मुकम्मल होने का एक अरसा होता है और डिलीवर करने का अरसा होता है। तो फिर अब पता चलता जी कि अगर हुकूमत को 2-3 साल पहले कारनामा करती तो आज उसके कोई रिजल्ट सामने आते, लेकिन आज अगर कुछ शुरू करेंगे तो इलेक्शन गुजर जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो फाइनेंशियल हालात उससे भी ज्यादा बुरे हैं, पहले से भी ज्यादा बुरे हैं। अगले 2.5 साल में भी अच्छे होने की कोई तवक्को नहीं है। और अगले 2.5 साल में जिसने हुकूमत करनी है उस बेचारे ने कर्जे लेने हैं और सूद की रकम अदा करनी है, तो कर्जों से जान नहीं छूटनी, बल्कि 2.5 साल हुकूमत चलाने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। तो इस थ्योरी को अगर तस्लीम कर लिया जाए कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, चाहे लाने वाले करा रहे हैं, चाहे किसी और वजह से हो रही है या खास साहब अपनी विल पावर से कर रहे हैं, तो असल मसला तो फिर वही है कि इस मुल्क के अवाम क्या करेंगे जिन्होंने पिछले 2.5 सालों में सिवाय बेरोजगारी और बदहाली के सिवा कुछ नहीं देखा, जिन्हें महंगाई के हाथों रोज जलील होना पड़ता है, उन्हें 2.5 साल और इस हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा और खास साहब को इक़्तिदार में लाने की मजीद कीमत अदा करना पड़ेगी। हमारे एक और दोस्त हैं, वो भी जर्नलिस्ट है, खावर घुमन, आजकल वो भी खासे लाइमलाइट में है। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के हवाले से उनकी अपनी एक थ्योरी है। तो हर 2-4 महीने में कोई ना कोई एक नई शख्सियत सामने आती है एज ए तजिया निगार, जो कि ऐसी चीज़ें सामने लेके आती है जो हमें और आपको नहीं पता होती। तो देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। मुस्तकबिल के अंदर भी हमारी सियासी जमातों का अगर किसी सतह पे इस तरह के इत्तेहाद जो इफेक्टिव होंगे कि पार्टीज के अंदर कोई जमहूरियत होगी, पार्टीज के अंदर के फैसला साजी इस तरीके से होगी कि वही फैसला जो है वो एक मुतहदा फोरम से लेके आगे जाया जाए। अब जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि मुख्तलिफ जो अतराफ से ये खबरें आ रही हैं कि एज ए पता नहीं मुल्क के अंदर कोई अनहोनी हो रही है। पिछले हफ्ते 10 दिन के दौरान या पिछले चंद आप कह लें कि 8-10 हफ्तों के दौरान क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसपे कुछ लोगों का ये ख्याल था ओहो नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कैसे फैसला होगा। इस मुल्क के अंदर जो है बड़ी अनहोनी हो रही है कि ज़िमनी इंतखाबात जो अपोजिशन जमातें जीत रही हैं और उन ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर अपोजिशन जमातों का जो इतराजात है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन रहा है
और सुनने के बाद उनके जो रेजर्वेशन हैं, कंसर्न हैं, उनको एड्रेस किया जा रहा है। ये भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। माजी के अंदर जो है नैब के चेयरमैन को धमकियां लगाई जाती थी, आज का नैब का चेयरमैन जो है वो हुकूमती लोग भी उसके सामने आ रहे हैं और बाकी जो अपोजिशन के साथ भी मेरे हिसाब से तो एक कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एक से ज्यादा हुकूमती वज़रा भी जेलों के अंदर गए, उनके खिलाफ भी केसेस चल। अब या तो ये किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं या हम किसी और मुल्क में रहते हैं। देखिए, नैब अगर हुकूमत और अपोजिशन से यकसा सलूक करती तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो हुकूमत पर तनकीद करता या नैब को क्रिटिसाइज करता। ना लोग अंधे हैं, ना गूंगे और बहरे हैं जो ये कह रहे हैं कि नैब एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और हुकूमत नैब को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। BRT, मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर स्कैंडल, फॉरेन फंडिंग केस, आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल, कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें अरबों रुपए के घपले हैं, बिलियन ट्री। तो कई ऐसे मामला हैं जिन पर नैब मुकम्मल खामोश है, यानी मुकम्मल खामोशी तारी है। जबकि सियासी मुखालफिन के तो दादा परदादा के भी असासे खोज निकाले जा रहे हैं। दूसरों के लिए नैब की इन्वेस्टिगेशन हलाल नजर आती है और हुक्मरान जमात के लिए बिल्कुल हराम। इसके बावजूद अगर कोई अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है या दूसरे लफ्जों में बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, तो ये समझ ले कि वो सरकार की उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है जिस प्रोडक्ट का भी कोई वजूद ही नहीं है। यहां पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और बात करते हैं कोरोना की। ईद के अयाम शुरू होने वाले हैं और कोरोना SOPs के तहत मुल्क भर के बाजार और मार्केटें और तफरीही मुकामात बंद कर दिए गए। इसके बावजूद कोरोना के मजीद 3447 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 78 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर बढ़ी है और 22.5% से ऊपर निकल गई है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2212 टेस्ट किए गए, जिनमें से 201 के नताइज मुस्बत आए हैं। पंजाब में ये शरह मजमूई तौर पर 13.5% तक है और पंजाब भर में तकरीबन मजीद 27 मरीजों को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 13.53% रही है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 10,290 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1390 मुस्बत आए हैं। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 26, जबकि सिर्फ लाहौर में 5 अमवात हुई है और इसके अलावा वेंटिलेटर पर जाने वालों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 37,756 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में इस वक्त तक 12 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 80,375 है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात ने 12 मई से पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी इन तीनों मालिक से अब कोई शख्स भी UAE में दाखिल नहीं हो सकेगा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए 12 मई से UAE में मजीद पाबंदियां आयद की है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इन चारों मालिक से लोग जो है वो UAE में नहीं जा सकेंगे। जबकि पिछले माह भारत से UAE जाने वालों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ये भी कहा गया कि इस पाबंदी का तलाक इन ममालिक को मुत्तहिदा अरब अमारात से जाने वाली परवाजों पर नहीं होगा। यानी UAE से लोग पाकिस्तान आ सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान से UAE लोग नहीं जा सकेंगे। जबकि भारत से कई मुल्कों को जाने और आने वाले प्रवाजों पर पाबंदी पहले ही लगाई जा चुकी है। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद बदसूर बढ़ रही है और एक एक दिन में 4-4 लाख
अफराद जो है वो कोरोना की वजह से कोरोना के मुस्बत नताइज उनके सामने आ रहे हैं और आलमी सतह पर भारत जो है वो इस वक्त तनकीद का निशाना बन रहा है और आलमी मीडिया जो है वो भारत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की जो वजह है वो मोदी हुकूमत को और भारतीय मीडिया को करार दे रहा है। ये कहा गया है कि भारतीय मीडिया इस बात का जिम्मेदार है कि उसने भारत की आवाम को कोरोना के बढ़ते हुए असरार से और बचाव के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किए जा रहे हैं उनसे आगाह नहीं किया। इसके अलावा मोदी ने जो पिछले दिनों इंतखाबी रैलियों के दौरान इंतखाबी रैलियों की इजाज़त दी, कुंभ का मेला हुआ और इस तरह की और एक्टिविटी हुई। और इसके अलावा किसान, भारतीय किसान जो कि दिल्ली की सरहद पर बड़े अरसा बैठे रहे और उसकी वजह से जो कोरोना तेजी से फैला, इन सब का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को करार दिया जा रहा है। जबकि सऊदी अरब ने ज़ायरीन की सेहत और सलामती के साथ हज कराने का ऐलान कर दिया, यानी इस साल जो हज होगा उसमें बैरून मुल्क से लोग आ सकेंगे लेकिन उनके लिए मुकम्मल SOP जो है वो जारी किए जाएंगे। सऊदी वजारत हज और उम्रा कहना है कि इस साल हज कराया जाएगा, हज नहीं रोका जाएगा, जिसमें गैर मुल्कियों को भी आने की इजाज़त होगी। ताहम ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात होंगे। महफूज माहौल में सहूलतों और आसानियों के साथ ज़ायरीन को हज की सआदत जो है वो हासिल होगी। सऊदी वजारत हज के मुताबिक हज के ऑपरेशन अमूर की तफसील का ऐलान बाद में किया जाएगा। याद रहे कि हर साल दुनिया भर से तकरीबन 25 लाख के करीब अफराद सऊदी अरब में हज के लिए आते हैं। पिछले साल हज के मौके पर चूंकि कोरोना वायरस फैला हुआ था तो सिर्फ सऊदी अरब में जो लोग थे उनमें से, यानी जो मुकामी आबादी थी, मुकामी लोग थे, उनमें से 1000 अफराद को हज की इजाज़त दी गई थी। तो पिछले साल जो हज आवाम के लिए यानी दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए बंद था, इस साल वो बंद नहीं होगा लेकिन मुकम्मल SOPs के साथ। तादाद शायद कम होगी लेकिन जो बाहर से लोग आएंगे उनको हज की इजाज़त दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।